Hello everybody, I am Mr. Pitambar Tripathi coming back to our channel Speaker Star channel. Today I telling some uh, astrologicals Rashi number 5th called Leo ascendant. And before I telling about that such ascendant, सबसे पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो मेरा फॉलोअर्स हैं, जो कि सब ये वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों का उन लोगों के लिए एक गुजारिश है कि ज़्यादा तरफ से ये कोई जो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा वो दिल से ना ले। क्या न कि जितना हो सके कि हम यदि विचार करें तो फिर ये समझ में आता है कि स्पीकर स्टार तो कुछ उसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नियम है, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सच ऐसा कुछ चीज़ ऐसा मत लीजिए दिमाग से जो कि आपको बाद में लग जाए कि ये सही बोल रहे हैं या ख़राब बोल रहे हैं या ऐसा कुछ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब जो गुरुजी का प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले ये मेरा आज एक मन में ख्याल आया कि अखंड मंडलाकारं व्याप्त जन चराचरम तत्पदं दर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सबसे पहले आपको ये इसका मतलब समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि अखंड मंडलाकारम, जैसे कि हम पहले हम पैदा नहीं हुए थे, उसी टाइम से जैसे कोई आत्मा जो होता है वो हर तरफ से भटकता रहता है, कहीं ना कहीं उसको सोच के अखंड मंडलाकार मतलब है कि जो खंड विखंडित होके कहीं कहीं वो जाके गुजरता रहता है, वही आत्मा अखंड मंडलाकारम व्याप्त जन चराचरम, चराचर मतलब जो विश्व में अंतरिक्ष में जो घूमता रहता है, वही आत्मा को जो समझ के जिस गर्भ में दिया वही आपका गुरुजी है। मतलब गुरुदेव जो बोलते हैं, सही गुरुदेव वही होते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्त जन चराचरम तत्पदं दर्शितं जेन, तत्पदं वही पद को जो डिसाइड किया है। कौन डिसाइड किया है? भगवान स्वयं नारायण पुरुष। वही आपके सबसे पहले गुरुजी बन जाते हैं। मैं आपको ये पूछूंगा तो गुरुजी कौन बने? अभी सबसे पहले गुरुजी कोई भी लड़का का या लड़की का, किसी के लिए गुरुजी अपना सबसे पहला गुरुजी होते हैं, अपना माँ होते हैं। जो बोलते हैं कि मम्मी, कोई बोलते हैं कि मॉम, ऐसे कोई हमारा उड़िया में बोलते हैं कि बहू। तो ऐसे जो माँ जो होता है वो सबसे पहला गुरुजी इस तरफ से बन जाते हैं। तो जैसे इसी के चलते हम ये समझकर ऐसा प्रयास किए कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं, ये जो राशि है, ये जो लगन है, ये सिंह लगन है।
मतलब अग्नि तत्व की दूसरी राशि, पहली राशि तो मेष हुआ था, अब दूसरी राशि है कि सिंह राशि, जो कि राशि नंबर 5 है। वो उनके स्वामी सूर्यदेव हो जाते हैं। कालचक्र कुंडली में उनको एकाधिपति का स्थान मिला है। तो सूर्य जी जो है ग्रह मंडल के राजा वो कहलाते हैं, और वही जो विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाले जो सूर्यदेव होते हैं, देखिए उनका कितना शक्ति है। कोई उनको बोलता है कि आदित्य बोलते हैं, कोई बोलता है कि सविता बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि सावित्री बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि गायत्री बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि सरस्वती बोलते हैं। तो आखिर ये है कौन? इसको तो पहले मतलब समझना पड़ेगा ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रहों का राजा है, और देखिए उनका शक्ति इतना रहता है, वो सारे नवग्रह को वो कंट्रोल करते रहते हैं। वही उनका बेसिक रूल हो जाता है। इसके चलते उनका ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाता है, क्योंकि वो तो ग्रहों के राजा हैं। और अंतरिक्ष में सबसे जो सूर्य एक नक्षत्र के रूप में भी कहा जाता है, और उनको भी द्वादश आदित्य भी कहा जाता है। तो ये 12 सूर्य हैं, कोई एक सूर्य नहीं है, ये 12 सूर्य हैं। वो मिलकर बने हैं, आदित्य बने हैं, जो कि दिति के गर्भ से लेने वाले जो अदिति के गर्भ से जो जन्म लेने वाले वही होते हैं, आदित्य होते हैं, वही सूर्य कहलाते हैं। देखिए इन पर देखा जाए, देखिए यहाँ की सूर्य का जो यहाँ पे हमको ये बोलना है कि जैसे पृथ्वी को वो कैसे अपना डायरेक्शन में वो कंट्रोल करके रखते हैं, और सारे ग्रहों को अपना अपना एक्सिस में वो कंट्रोल करके पकड़ के सही दिशा में वो चलाते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे एस्ट्रॉयड को। और मेरा तो स्पीका स्टार चैनल जो है कहीं छोटा सा है, जो स्पीका है तारा है वो तो कहीं छोटा सा है, और कहीं कहीं बड़े बड़े नक्षत्र को भी वो कंट्रोल करते रहते हैं, और जितने सारे एस्ट्रॉयड हैं वो सबको वो कंट्रोल करते हैं। और जब पृथ्वी ऐसे भी कहा जाता है कि इसको भी इनकार करना नहीं चाहिए, जैसे मतलब जब सृष्टि जब ध्वंस होने के लिए आएंगे, तब ये द्वादश आदित्य जो है 12 सूर्य होके चारों तरफ से ऐसे समुद्र को सुखाएंगे। तभी आदमी लोग सब मतलब सब पानी के चलते वो प्यास, पानी नहीं मिलेगा, फिर सब मृत्यु वरण कर जाएंगे। फिर से सारे संसार में ऐसे सब हालात हो जाएगी, फिर से नया जीवन शुरू होगा। तो ये जो है कि उनका कुछ ऐसे ही कुछ बेसिक रूल हो जाते हैं। तो खैर छोड़िए, ऐसे भी मतलब ज़्यादातर अब की मतलब सूर्य के ऊपर एक यदि हम देखें एक ग्रह के रूप में, वो तो सब कुछ करने वाले हैं। तो क्या क्या करने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये सिंह लगन के मालिक हैं, और अपना भाव के लिए वो तो न्यूट्रल है, और ये ग्रह के राजा हैं।
तब पर ये जहाँ पर भी वो बैठ जाते हैं तब उस भाव को वो बल प्रदान करते रहते हैं, चाहे अच्छा है या चाहे बुरा, किसी भी तरफ में वो अपना भाव को बल देते रहते हैं, कहीं पर भी बैठे हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ और एक बात है कि थोड़ा सा ऐसे देखा जाए तो सिंह लगन में दो ग्रह को यदि हम पकड़ें, एक शनिश्चर और दूसरे हो गए बृहस्पति। वहां कर्क में क्या हुआ था, ये सिंह में क्या हुआ था। तो कर्क में जैसे गुरु जी जो बृहस्पति जी हैं वो छठवें का स्वामी और नौवें का स्वामी, मतलब एक त्रिक का स्थान का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी होते थे। यहाँ पर भी ये पंचमें से है और अष्टमें से भी है। तो यहाँ पर भी एक त्रिकोण है और एक त्रिक है। तो ये मतलब ऐसे यहाँ पर सिंह लगन में बन जाते हैं। कर्क लगन में छठवें का स्थान और नौवें का स्थान भाग्य का स्थान त्रिकोण का स्थान होता है, और सिंह लगन में वो पांचवें का स्थान का मतलब संतान के स्थान का और आठवें स्थान का मालिक वो बन जाते हैं। तो और शनिश्चर को देखें तो ये कर्क लगन में सातवें और आठवें का स्वामी वो होते थे, और सिंह लगन में ये छठवें का और सातवें का स्थान के मालिक हो जाते हैं। दोनों में सातवें का स्थान मतलब दोनों में शामिल है। वहीं पर एक केंद्र और त्रिक, और यहाँ पर भी एक त्रिक और एक केंद्र, वही डिफरेंस वो मतलब देखने को मिला है। इस पर थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने तो सूर्य के बारे में आपको तो हमने बता चुके हैं, और जो सूर्य जी जो है वो जाकर अपना स्थान से नौवें स्थान में जाकर उच्च के हो जाते हैं, मतलब मेष में जाकर वो उच्च के हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहीं तरफ भी देखा जाए, चारों तरफ भी देखा जाए, वो बड़ी शक्तिशाली ग्रह बन जाते हैं। अपने स्थान में जाकर मेष में जाकर उच्च होना और अपने राशि को भी वो देखना, पांचवें में देखेंगे तो फिर वही त्रिकोण फिर एक जगह पकड़ लिए, तो फिर वो जहाँ पर भी बैठते हैं वहीं पर वो अपना भाव को बल प्रदान करते रहते हैं। दूसरा ग्रह आ जाते हैं कि बुध। बुध पर देखा जाए तो बुध यहाँ के दूसरे का और 11वें का स्वामी बन जाते हैं। तो जैसे दूसरे और 11वें का स्थान के मालिक जैसे वो बुध ग्रह बन जाते हैं, तो वो बहुत ही इस लगन के लिए अच्छे ग्रह बन जाते हैं। जैसे मतलब धन के स्वामी का मालिक है और धन के जगह पे अपना उच्च के जगह मतलब कन्या राशि में उनका उच्च का राशि है, तो फिर वो मिथुन में मतलब अपना भी एक राशि है, वो 11वें स्थान में पड़ता है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो जैसे वो अपना मूल त्रिकोण राशि जो कन्या राशि है उसको वो उसी से वो उठाते हैं, तो वो कहीं पर भी मतलब वो बैठते हैं। तो जैसे कि बुध इस लगन वालों के लिए एक अच्छे ग्रह बन जाते हैं।
जबकि कर्क में ऐसा ग्रह ये नहीं बनते थे। कर्क में पूरा अपोजिट है, और इसमें बुध ग्रह को एक अच्छा ग्रह मानना चाहिए, क्योंकि ये धन के हिसाब से वो बहुत ही अच्छे ग्रह वो बन जाते हैं। फिर बुध जी जो है सूर्य का वो मित्र भी, मतलब सूर्य तो अपना मित्र नहीं समझते हैं, बुध ग्रह जो है वो सूर्य को मित्र समझता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो ऐसे एक ग्रह बन जाते हैं। और जैसे कि हम मतलब चंद्रमा को पकड़ते हैं, तो चंद्रमा जैसे यहाँ के द्वादशेष हैं, और ये भी एकाधिपति हैं, सूर्य भी एकाधिपति है। उनका घर एक का होता है, दूसरा घर उनका है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर ऐसा चीज है कि चंद्रमा चाहे उच्च के हो या नीच के हो, चाहे द्वादशेष में जाकर भी बैठ जाते हैं तो फल बहुत अच्छा दिला देते हैं। क्यों? द्वादशेष तो एक्सपेंस का मतलब स्थान है, अच्छा स्थान नहीं है, तो फिर वो कैसे अच्छे बन जाते हैं? कि ये सूर्य क्या मित्र है। तो इसीलिए जो चंद्रमा जी जो है यहाँ पर ये सूर्य जो ग्रह का राजा बोलते हैं, और चंद्रमा को रानी समझते हैं। तो रानी कहते हैं, जैसे देखिए सूर्य की लगन उदय हो रहा है, और रानी तो ऐसे तो नहीं बैठेंगे ना, सूर्य जैसे उदय हो रहे तो रानी भी तो उठेंगे अपने हिसाब से। तो वही समझकर यही जो है कि सूर्य के लिए चंद्रमा एक अच्छे ग्रह बन जाते हैं, चाहे उच्च के हो चाहे नीच के हो, वो पैसा दिलाते रहते हैं। और बात दूसरा है कि सूर्य जो है चंद्रमा को मित्र समझते हैं, और मित्र के हिसाब से वो द्वादशेष में जाकर यदि बैठ जाते हैं, अपने ही घर में जाकर बैठ जाते हैं, तब पर ये खर्च तो कर देते हैं, खर्चा भी तो होता है और पैसा भी दिला भी देते हैं, कि दोनों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए चंद्रमा इस लगन के लिए एक अच्छे ग्रह के रूप में बन जाते हैं। और जैसे अगली ग्रह हो गया कि मंगल। जैसे कर्क में क्या होता था, कर्क में ये 5वें का स्थान का स्वामी एक त्रिकोण का, और 10वें का स्थान का स्वामी केंद्र का स्थान का मालिक, और योग कारक ग्रह ऐसे बन गए थे। और सिंह में भी ऐसा ही एक केंद्र का स्थान और एक त्रिकोण का स्थान, 90 का स्थान, मतलब वृश्चिक और एक मेष लगन, जो मेष राशि, ये दोनों राशि जो है, वृश्चिक राशि वो केंद्र में आते हैं, मतलब चतुर्थ भाव है उनका, जैसे सिंह लगन को हिसाब करें। और मेष राशि जो है वो 90 स्थान का, मतलब भाग्य स्थान का मालिक होते हैं। तो इसीलिए मंगल जो है इस लगन वालों के लिए भी योग कारक ग्रह बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मंगल चतुर्थेश होकर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, मतलब कंधे में बोझ डाल देते हैं, जिम्मेदारियां बहुत सब वो दिला देते हैं। जब कर्क में ऐसा नहीं है, कर्क में वो उनको राज्य का स्थान, जो केंद्र का स्थान मिला है और राज्य का स्थान मिला है, तो ये हुक्म चलाना जानते हैं कर्क, मतलब कर्क वालों के लिए। सिंह लगन में जैसे ऐसा नहीं है। सिंह लगन का जो मंगल होता है वो जैसे केंद्र का स्थान चतुर्थ में
भाव में पड़ता है, तो इसलिए वो कंधे पर बोझ डाल देते हैं। यही सिर्फ फर्क है, दोनों में योग कारक है, सिर्फ फर्क है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंधे पर भारी बोझ वो डाल देते हैं चतुर्थेश होकर। और तो बाकी रहा अपना नौवें स्थान में उच्च के होते हैं, तो वहीं पर आप यदि बैठ गए तो कहना ही क्या है। तो फिर इस लगन वालों के लिए जैसे मंगल एक योग कारक ग्रह भी बन जाते हैं। ऐसे भी देखा जाए, यदि मंगल जैसे उच्च के होते हैं तभी क्या होता है कि मंगल जैसे जहाँ पर उच्च के होते हैं तो वहीं से हिसाब करें तो फिर ये जो छठवें भाव में आकर वो उच्च के होते हैं। सिंह लगन में जैसे कि विचार करें तो सिंह लगन को पकड़ते हैं तो सिंह लगन में मंगल छठवें स्थान में जाकर उच्च के होते हैं। भाई साहब ऐसा है कि इसमें क्या है कि सिंह लगन वालों के लिए ऐसा है कि मंगल जैसे उच्च के होते हैं तो लोग समझते हैं कि मेरा तो मंगल उच्च का है तो मुझे बहुत सारा चीज मिलेगा, ऐसे सब वो समझते हैं। फिर यदि मतलब शुभ रिलेशन में आ जाते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो अच्छा चीज तो दिला देते हैं फिर भी रोग के साथ, क्योंकि छठवें में जाकर मतलब ये उच्च के होते हैं तो इतना कुछ भी रोग भी दिलाते नहीं है। फिर भी ऐसा चीज है कि इस मतलब जो मंगल का डिस्पोजिटर जो है, जो शनि देव जो है, वही जो होते हैं कि यहाँ पर एक जैसे कि शनि यदि पाप प्रभाव उन पर आ गया तो फिर ये मतलब शनिदेव जो है यदि पाप प्रभाव दृष्टि में आ जाते हैं, पाप पीड़ित में आ जाते हैं, जिंदगी मतलब कष्ट भरा हुआ होता है। यही उनका मेरा कहने का मतलब था कि शनिदेव जो है यदि पाप प्रभाव में आ जाते हैं इस लगन वालों के लिए, मंगल तो उसके हो गए जाकर मकर राशि में, मकर का जो डिस्पोजिटर है शनिदेव जो है, ये ग्रह यदि मतलब कहीं पाप दृष्टि में पाप संबंध में आ जाते हैं तो जिंदगी में ऐसा कष्ट भरा रहेगा कि मतलब काम बहुत ही थकावट और बोझ ऐसे सब कुछ हो, मतलब वो मतलब भारी भारी सब चीज वो बोझ को, और नजरिया से देखा जाए तो ये कष्ट भरा रहता है। और क्योंकि ये शनि का उच्चेश है तो इसीलिए तो मतलब यही सब हो रहा है। तो फिर हम चलते हैं अभी बुध के ऊपर। जैसे बुध जो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं तो बुध जो है सेकेंड लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो सेकेंड लॉर्ड होकर दोनों मतलब ये दोनों जो है वो मतलब उपचय भाव में आ जाते हैं। तो मतलब जैसे उपचय भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो ये भी अच्छा है। और जैसे अपना मूल त्रिकोण राशि जो है कि अपना मूल त्रिकोण राशि जो है दूसरा भाव में पड़ता है तो ये वहीं पर उच्च के होते हैं। तो वहीं पर जो उच्च के होते हैं तो यही फर्क आ जाता है कि यही जो बहुत ही धन वो दिला देते हैं इस लगन वालों के लिए। पहले तो बुध मतलब बुध के बारे में तो पहले तो कुछ तो हम तो डिस्कस किए थे। और फिर भी यही बुध जो है जैसे उपचय और उपचय स्थान, दोनों उपचय स्थान जैसे कि ये विपरीत राजयोग बना भी देते हैं। तो यदि यहाँ पर एक मतलब एक एक्सेप्शन है कि
जैसे बुध यदि आके सूर्य के घर में यदि बैठ जाते हैं तो सूर्य, यही चीज थोड़ा खराब हो गया कि सूर्य जो बोलेगा बुध वही करेगा, मगर तब पर भी वो करने वाले नहीं है। तो यही चीज है कि बुध ऐसा ग्रह यहाँ पर एक देखने को मिल जाता है। तो सूर्य जो बोलेगा बुध वही करेगा। तो जैसे कि सूर्य के घर में जाकर बैठ जाते, यदि वो बैठ जाते हैं तो ऐसे हालात उनका हो जाता है। तो इतना कुछ वो अच्छा नहीं होता है। फिर भी और जैसी शुभ संबंध में आ जाते हैं तो जैसे तो अपना भाव में बैठ जाते हैं 11वें का और दूसरे का स्थान का स्वामी का मालिक होकर जैसे अपने अपने स्थान में जाकर बैठ जाते हैं तो लगन को बहुत ही धनी बना देते हैं, क्योंकि उनका मूल त्रिकोण राशि जो है कन्या है। कन्या जैसे हम पकड़ेंगे तो कन्या को जैसे कि पकड़ते हैं तो फिर सूर्य को देखा जाए तो मतलब सिंह लगन को देखा जाए वो दूसरे भाव में आते हैं, तो वहीं पर वो जैसे उच्च के होते हैं तो वो उच्च को ही पकड़ेगा, 11वें का नहीं पकड़ेगा वो। फिर भी ऐसे हमको कहना चाहिए कि 11वें का भी ये वरदान के रूप में भी ये भी इस लगन वालों के लिए बन जाते हैं। अब फिर आ जाइए बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति भी यहाँ पर जैसे कर्क में हुआ था कि ये 6वें का स्थान और 9वें का स्थान का मालिक, और यहाँ पर ये त्रिकोण का स्थान जो 5वें का स्थान और 8वें का स्थान का मालिक, वो ऐसे ग्रह बन जाते हैं। जैसे 5वें का स्थान मालिक होकर वो संतान में पक्ष में थोड़ा अच्छा ग्रह ये नहीं कहा जाएगा। यदि शुभ संबंध में है तो अच्छा है, यदि शुभ संबंध में नहीं है, 5वें में होकर यदि वो शुभ संबंध में नहीं है तो पर ये संतान पक्ष में वो कष्ट दिलाते हैं। वही उनका एक मतलब कहना है कि जबकि मतलब ये जो है कि अपना गुरु जो है कि संतान पक्ष के लिए क्यों ऐसा खराब हुआ कि संतान पक्ष के लिए इसलिए खराब हुआ कि अपना 5वें स्थान से हिसाब करे, मतलब धनु राशि से, मतलब उनका मूल त्रिकोण राशि है, वहीं पर वो मतलब वो जैसे कि उनका मूल त्रिकोण राशि से पकड़े वो 5वें को यदि हम पकड़े तो 5वें से लेकर वो कर्क राशि में जाकर उच्च क्यों होते हैं, तो वहीं पर देखा जाए तो 8वें स्थान के जाकर वो उच्च क्यों होते हैं, और 8वां स्थान भी उनके लिए 12वां पड़ता है। तो इसीलिए संतान पक्ष के लिए वह अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। जैसे वो यदि कर्क में जाकर यदि बैठ जाते हैं तो संतान पक्ष के लिए ये अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। और 8वें का स्थान मालिक होकर वो आयु लंबी कर देते हैं। आयु जो है अपना जो मतलब आयुष जो होता है तो वही पर वो बहुत ही ज़्यादा जिंदगी वो दिला देते हैं। वही थोड़ा डिफरेंस था, जबकि कर्क में ऐसा नहीं है। और बाकी रहा कि जैसे अपना तो 12वें का स्थान का मालिक होकर वो जैसे कि 12वें में जाकर उसका होना गुरु का, और यही जो चीज़ वो बिगाड़ दिए, फिर संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा कष्टमय होगा और कोई कष्ट नहीं है ऐसे देखा जाए तो। इस तरफ का गुरु यहाँ पर ऐसा ग्रह सिंह लगन के लिए बन जाते हैं। अब आ जाइए शुक्र ग्रह पर। शुक्र कर्क लगन के लिए भी अच्छे ग्रह नहीं है और सिंह लगन के लिए भी ये अच्छे ग्रह नहीं है। जैसे कर्क लगन में क्या होता है कि केंद्र का मालिक और 11वें का स्थान का मालिक, और एक केंद्र और एक मतलब उपचय भाव हो गया। और यहाँ पर भी लियो में मतलब सिंह लगन में 3रे भाव का और 10वें भाव का स्वामी बन जाते हैं। तो यह पर भी एक मतलब उपचय भाव और दूसरा एक केंद्र का भाव आ गया।
तो केंद्र का भाव होकर वो मारक टाइप का बन जाते हैं। तो मारक का टाइप का जैसे मतलब बन जाते हैं कि मतलब शुक्र जैसे ऐसा ग्रह बन जाते हैं। तो इस लगन वालों के लिए थोड़ा सा ये ऐसा ग्रह थोड़ा सा समझना चाहिए। यदि आकर वो यदि तुला में जाकर वो बैठ जाते हैं तो कहीं से वो अच्छा ग्रह भी बन जाते हैं, क्योंकि तुला में वो दिग्बली होते हैं। तो जैसे उपचय भाव होता है, तो उपचय भाव का अर्थ होता है कि बढ़ोतरी भाव होता है। तो जिंदगी भर वो किसी ना किसी तरह में लग्जरी, फेमस, ऐसे ब्यूटी चीज़ में सब में वो दिलाता रहता है। तो इसीलिए वो इसी के हिसाब से वो बढ़ाता रहता है। शुक्र यहाँ पर ऐसा ग्रह होते हैं। और 10वें का जैसे कि केंद्र का स्थान मालिक होकर ये जैसे मारक भी वो मतलब ग्रह भी मारक स्थान भी उनके लिए कहा जाता है। और जैसे शुभ संबंध में जैसे शुक्र यदि है तो कहीं तरफ का अच्छा है। और जैसे कि पाप संबंध में आ गए तो ये सबसे ज़्यादा खराब ग्रह भी बन भी जाते हैं। तो यही है यहाँ पर शुक्र का कहना। और सिंह लगन के लिए जैसे कि तीसरा और 10वें का स्थान मालिक होकर और शुक्र जैसे यहाँ पर ये स्वराशि का होकर बैठ जाते हैं तो कहीं शुभ संबंध में आ जाए तो तब पर अच्छा है। और दूसरा बात है कि जैसे शुभ संबंध में नहीं है तो फिर ये 10वां स्थान जो है मारक हो जाता है। और तीसरा स्थान जो है वो मतलब जैसे ये जो है कि अपना उपचय भाव में होते हैं। तो ये वहीं पर जैसे वो अच्छे ग्रह भी बन भी जाते हैं। और बाकी रहा कि शनिश्चर के ऊपर हम आ जाते हैं। तो शनिश्चर को देखें तो शनिश्चर जैसे ये सिंह लगन वालों के लिए 6वें का स्थान का मालिक और 7वें स्थान का मालिक होते हैं। और कर्क लगन के लिए भी ये 7वें स्थान का मालिक और 8वें स्थान का मालिक भी होते थे। तो वहीं पर एक त्रिक और एक केंद्र, और यहीं पर भी एक त्रिक और एक केंद्र, तो दोनों में 7 शामिल है। तो 7 का भाव होता है अपना लाइफ पार्टनर का। और लाइफ पार्टनर का जैसे कि 7वें स्थान का जैसे वो जैसे बन जाते हैं। और इस लगन वालों के लिए शनिश्चर भी एक अच्छे ग्रह भी नहीं होते हैं, वो शत्रु कहलाते हैं। जैसे मतलब सिंह लगन के मालिक जो सूर्य है वो शनिश्चर को अपना शत्रु समझते हैं। शनिश्चर भी अपना हिसाब से वो भी सूर्य को शत्रु ही समझते हैं। तो इसीलिए वो इस लगन वालों के लिए जैसे कर्क लगन में ये पाप ग्रह हो गए थे, यहाँ पर भी ये पापी ही कहलाते हैं। तो और देखा जाए जैसे कि मतलब पाप ग्रह में जैसे कि मतलब आ जाते हैं तो दोनों में 7 शामिल है। तो 7 जैसे शामिल होता है तो उसमें क्या होता है कि विवाहित जीवन जो है वो तो मतलब सुख तो मतलब सब चीज़ तो अच्छा होगा, मगर 6वें को लेकर भी वो पकड़ना पड़ेगा। 6वें को भी पकड़ना पड़ेगा। 6वें को जैसे पकड़ते हैं तो 6वें को जैसे पकड़ते हैं तो फिर यहीं पर क्या होता है कि वो पत्नी को रोग ज़्यादा दिला देते हैं, संबंध तोड़ता नहीं है। जैसे कि कर्क में जैसे होता था कि संबंध भी तोड़ देते, डाइवर्स भी मतलब दिला देते हैं, मगर यहीं पर ये एक ऐसा ग्रह बन जाते हैं। तो जैसे मतलब 7वां स्थान जैसे कि मारक का स्थान होता है। तो विवाह जैसे कि इस लगन वालों के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर
विवाह तो अच्छा रहेगा मगर रोग के साथ, पत्नी को रोग ये ज़्यादा दिला देते हैं, वही फर्क है थोड़ा। और जैसे कि शनिश्चर को हम यदि हम पकड़े, मतलब हम जैसे कि पकड़े तो ये भी बड़े भी शत्रु भी वो दिला देते हैं। और जैसे कि मतलब छठवें स्थान का मालिक है तो शत्रु भी बड़े भी मतलब दिला देते हैं। और देखा जाए तो ये जैसे तुला राशि में आकर वो ये जैसे उच्च होते हैं, तो अपने हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरे भाव में आकर वो पड़ता है। तो तीसरे भाव में होकर जैसे पड़ता है तो इसीलिए सूर्य को मतलब इस लगन वालों के लिए शनिश्चर इस यदि घर में बैठ गया तो पूरा बर्बादी कर देगा। तो यही जो है कि इस टाइप का ग्रह ये बन जाते हैं। तो फिर शनिश्चर को जैसे कि हम ऐसे ग्रह मानना चाहिए। और बाकी रहा कि राहु केतु जहाँ पर भी बैठते हैं अपना अपना घर का फल देते हैं, अपना अपना जैसे कि राशि का जो मालिक है उसी हिसाब से वो फल देते हैं। और जैसे कि इस लगन वालों के लिए जैसे कि एक राहु मतलब या केतु ये ग्रहण जोग वो बना देते हैं, तो इसीलिए ये पाप ग्रह होते हैं। तो इसीलिए इस राहु केतु को जैसे कि हम पकड़ते हैं तो राहु केतु को लेकर ये जैसे कि ये ग्रह भी मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं मानना चाहिए। राहु केतु तो पाप ग्रह है, जिस जगह में उनका तो कोई स्वामित्व तो नहीं मिला है, जिस जगह में बैठते हैं उसी हिसाब से वो फल देते रहते हैं। तो ऐसे में है कि इतना कहकर हम सिंह लगन का जैसे कि हम ये जो है अपना बात हम ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा फॉलोअर्स को ये निवेदन है कि ज़्यादातर अब हम थोड़ा थोड़ा लंबा जैसे बोलते हैं, तो लंबा बोलना भी ठीक नहीं है। तो फिर वो भी मतलब सब लोग तो इतना समय तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि इस जो चैनल का भी ऐसा है कि और भी कुछ बोलना था, और बाकी राशि में हम आपको बहुत सारा चीज़ बताएंगे। तो यही निवेदन है कि मेरा चैनल को थोड़ा आपको रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा जैसे फॉलोअर्स लोगों को यही निवेदन है कि आपको भी मेरा ये कहना है कि इस चीज़ में आपको कहीं स्पेशल चीज़ भी आगे मिलने वाला है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ये जो है कि चैनल जो है आपको बहुत कुछ स्पेसिफिक तरफ से लेने वाला है। तो जैसे कि वो बात जो है कि आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह जैसे अपना अपना जैसे कि ग्रह होता है, तो अपना अपना जैसे कि ये काल पुरुष चक्र का कुंडली होता है। तो काल पुरुष को एक ग्रह का नज़र को पकड़ के हमको हिसाब करके चलना पड़ता है। तो किसका कहाँ पर वो क्या ग्रह मतलब बैठता है, कहाँ पर वो किस नवांश में जाकर बैठा है, तो वो तो अपना अपना सब अलग अलग है। फिर भी ये जो काल चक्र के हिसाब से आपको सबको चलना पड़ता है। तो यही इसी तरफ का शनिश्चर, बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी, और ऐसे कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा भी नहीं है। सब अपना अपना स्थान को लेकर बड़े छोटे पाप शुभ ऐसे सब बन जाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे अपना अपना कुंडली अपना अपना होता है, तो अपना अपना कुंडली में जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठा है, तो आप यही हिसाब करके आपको चलना पड़ेगा। जैसे शनिश्चर जैसे इस लगन के लिए अच्छे नहीं है, कर्क लगन के लिए भी अच्छे भी नहीं थे। तो इसलिए शनिश्चर को जैसे आप जैसे तुला में जाकर बैठ गए तो आप समझेंगे कि बड़ा बन जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ नहीं है। तो फिर यही चीज़ है कि आपको जो है कि काल चक्र का कुंडली में जैसे ये ग्रह ऐसे जो चीज़ ग्रह ऐसे बनते हैं, चंद्रमा का और सूर्य जी का मतलब
लगन का लॉर्ड जो है सूर्य जी जो है, और बुध ग्रह और शुक्र ग्रह और राहु केतु, और ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ को पकड़ के आपको सब नज़रिया हिसाब से कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो यही मेरा निवेदन था। तो जैसे हमारा वक्तव्य हम ख़त्म करते हैं, और लियो लगन के लिए बस इतना ही, और बाकी हम बाद में दूसरा राशि जैसे कि हम आपको बताएंगे कन्या लगन के ऊपर। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय स्पीकर स्टार चैनल, जय भारत, जय इंडिया, जय जगन्नाथ।